गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स छठी क्लास की सोशल साइंस विषय में लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व ये चौथा अध्याय हम कर रहे हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं पहले भी बता चुकी हूँ कि लोक का अर्थ जनता, तंत्र शासन अर्थात जनता का शासन, वह सरकार जिसमें जनता स्वयं शासन करती है लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। जनता कैसे शासन करती है? जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। तो इस प्रकार जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से स्वयं शासन करती है। तो ये जो जनता होती है, देश की जनता, तो इस जनता में अमीर गरीब, पुरुष स्त्रियां, सभी धर्मों के, सभी जातियों के, तो सभी जो लोग रहते हैं, तो बगैर किसी भेदभाव के, मतलब नहीं तो वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, सभी को समान रूप से मत देने का अधिकार प्राप्त होता है, सभी को समान रूप से अन्य अधिकार प्राप्त होते हैं। वही लोकतांत्रिक सरकार होती है, जहां पर जनता को बिना किसी भेदभाव के समानता के रूप में सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये होती है लोकतांत्रिक सरकार। तो बच्चों, जैसे हमारे देश में भारत में आजादी से पहले लोकतांत्रिक सरकार, तो जैसे देश आजाद होने के बाद में हमने हमारे संविधान के द्वारा लोकतंत्रात्मक सरकार की व्यवस्था की गई। उससे पहले राजतंत्र था, फिर ब्रिटिश शासन प्रणाली हुई। तो हमारे देश में भी जैसे समानता का भाव नहीं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर हम देखते हैं कैसे भेदभाव रहा है। धर्म के आधार पर हिंदू धर्म, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे ये जो देश का विभाजन हुआ है, ये धर्म के आधार पर ही हुआ है। और जातिगत भेदभाव भी यहाँ पर बहुत होता था। तो जैसे हमारे देश में जाति के आधार पर भेदभाव होता था, वैसे अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका आदि जो ये देश हैं, इनमें रंग भेद की नीति थी। रंग भेद, रंग के आधार पर भेदभाव। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां लोग रंग के आधार पर सफेद और असफेद, मतलब गोरे और काले के आधार पर भेदभाव करते हैं। जो काली चमड़ी वाले लोग थे, उनको जैसे हमारे यहाँ निम्न जाति के लोगों के साथ अशिष्टता का व्यवहार किया जाता था, अभद्र व्यवहार किया जाता था, उसी प्रकार से इन देशों में काली चमड़ी वालों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था। तो यहाँ पर एक लड़की का उदाहरण देकर जैसे ये बताया गया है, जो हांस वर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की ये एक लड़की, जिसका नाम है माया नायडू। माया नायडू जो कि एक दिन अपने घर में सफाई के दौरान जिसे कुछ पुराने अखबार मिले, उन पुराने अखबारों में इसे एक स्कूली लड़के की तस्वीर मिली, उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। लड़के का क्या नाम था? हेक्टर पीटरसन। तो उसकी माँ ने बताया कि ये लड़का, जो कि पुलिस ने जिसे गोलियों से मार दिया था, तो उसे क्यों मारा गया था? क्योंकि ये असफेद था, काली चमड़ी वाला था और इसने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। तो माया की माँ ने जैसे बताया कि इस देश में किस प्रकार से रंग भेद की नीति प्रचलित थी, काली चमड़ी वालों को के साथ कैसे अभद्रता का व्यवहार किया जाता था, कैसे असमानता का व्यवहार किया जाता था, उनको सभी सुविधाएं भी नहीं प्राप्त होती थी। और अगर जैसे वे बीमार होते थे तो अस्पताल भी सफेद चमड़ी वालों के अच्छे अस्पताल होते थे, सुविधा होती थी, और काली चमड़ी वालों के अस्पताल अलग होते थे। एम्बुलेंस की गाड़ियां भी उनके लिए अलग होती थी, जिनमें अच्छी सुविधा नहीं होती थी। इसी प्रकार से यातायात के साधन, रेल और बसें भी उनकी अलग होती थी, उनके अलग बस स्टैंड थे। असफेद जो लोग थे, उनको वोट देने का अधिकार भी नहीं था।
और जमीन जायदाद में भी जो अच्छी प्रॉपर्टी होती थी, अच्छी जमीन होती थी, ये श्वेत लोगों को मिलती थी। और जो जमीन उपजाऊ नहीं होती थी, बंजर ऐसी होती थी, अश्वेत लोगों को मिलती थी। तो इस प्रकार से जैसे माया नायडू की माता ने उनसे बताया कि कैसे यहाँ पर पहले हर जगह पर अश्वेत लोगों के साथ अन्याय होता था, तो हमारे देश में भी बच्चों इसी तरह से जाति के आधार पर होता था। जो निम्न जाति के लोग थे उनको भी सार्वजनिक स्थानों पर, मंदिरों पर, कुओं पर आदि सवर्ण जाति के लोगों के साथ पानी भरने का अधिकार नहीं था। उनके अलग कुएं होते थे, अलग मंदिर होते थे। तो हमारे यहाँ जाति के आधार पर भेदभाव था और दक्षिण अफ्रीका में रंग के आधार पर भेदभाव था। तो दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा का जो एक शहर था सोवेटो, दक्षिणी अफ्रीका में ये जैसे एक सोवेटो नामक जो शहर था जहां पर काली चमड़ी के लोग रहते थे, और यहीं पर रहता था हेक्टर पीटरसन। तो हेक्टर पीटरसन इसने किस बात का विरोध किया था? देखो, हेक्टर पीटरसन ने एक भाषा का जैसे विरोध किया था। वहां पर काली चमड़ी वाले लोगों के लिए अफ्रीकांस भाषा लागू कर दी थी। अफ्रीकांस भाषा कौन सी थी कि वहां के जो श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा जैसे ये बोलते थे, तो अफ्रीकांस भाषा वह भी जैसे उस भाषा को बोलना चाहता था, सीखना चाहता था। परंतु पीटरसन कौन सी भाषा सीखना चाहता था? जूलू। पीटरसन अपनी मातृभाषा जूलू सीखना चाहता था, जबकि उस पर अफ्रीकांस भाषा सीखने का दबाव बना। जब उसने विरोध किया, अपने सहपाठियों को लेकर उसने जुलूस निकाला, विरोध किया, तो पुलिस ने उनकी पिटाई करी और पुलिस की गोलीबारी में उसकी मृत्यु भी हो गई। तो 16 जून 1976 को पीटरसन पुलिस की गोली के द्वारा मारा गया। तो यहाँ पर हमें क्या पता लगा इस घटना के माध्यम से? रंग भेद की नीति के तहत काली चमड़ी वालों के साथ जो दुर्व्यवहार होता था, उन पर जो यातनाएं उन्हें दी जाती थी, जो अत्याचार होता था, तो उसका हमें पता चला। ये सब किस समय था? ये उस समय जब वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू नहीं थी। जैसे हमारे यहाँ मैंने अभी बताया कि जाति के आधार पर भेदभाव होता था ना पहले, तो जाति के आधार पर भेदभाव होता था। महात्मा गांधी ने भी इसका विरोध किया और जो निम्न जाति के लोग थे उनको सम्मान देने के लिए उनको क्या संबोधन दिया, क्या उपाधि थी? हरिजन। हरि भगवान, जन लोग भगवान के लोग, तो उनको ये एक सम्मानित संबोधन उनको महात्मा गांधी ने दिया था, हरिजन। इसी प्रकार से इनके जो निम्न जाति के लोग थे, शूद्र जिनको कहा जाता था, इनके मसीहा कौन थे जिन्होंने इनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जैसे भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातीय भेदभाव का विरोध किया था और निम्न जाति के लोगों को सवर्ण जाति के समान अधिकार दिलवाए थे, उसी प्रकार से अफ्रीका में भी नेशनल मंडेला जो थे, नेशनल मंडेला, इन्होंने रंग भेद की नीति का विरोध किया और बहुत लंबे समय तक इसके लिए संघर्ष किया। इन्होंने इस संघर्ष के दौरान प्रशासन के द्वारा इनको बहुत सी यातनाएं दी गई, लंबे समय तक इनको जेल में भी रहना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी। रंग भेद के खिलाफ इन्होंने अपने संघर्ष जारी रखा और उसका परिणाम क्या हुआ कि 1994 में उनको सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हुई और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत रंग भेद की नीति को समाप्त करके सभी को समानता का अधिकार मिला। तो ये है लोकतांत्रिक व्यवस्था, जहां पर सभी को
समानता का अधिकार होता है। तो जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और जो हम प्रतिनिधि चुनते हैं वो सरकार चलाते हैं। तो बच्चों हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि मानो हमने प्रतिनिधि चुनकर भेजे हैं, तो अगर वो बाद में अपनी मनमानी करने लगे तो हम उन पर कैसे नियंत्रण रख सकते हैं। तो इसके लिए भारत में क्या व्यवस्था है कि हमारे देश में उन प्रतिनिधियों का शासनकाल केवल 5 वर्ष का निश्चित किया गया है। हमारे देश में सरकार का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। उसे स्थायी रूप से नहीं बनाया जाता। ऐसा नहीं है कि हम एक बार जो प्रतिनिधि चुनते हैं, जो इसे हम मुख्यमंत्री बनाते हैं या प्रधानमंत्री बनाते हैं या मंत्री बनाते हैं, तो ये नहीं है कि पूरे जीवन काल के लिए ही बन जाते हैं। ऐसे तो राजतंत्र व्यवस्था हो जाती है। तो हमारे देश में 5 वर्ष के लिए होता है। तो उनको ये भी भय होता है कि अगर वो जनता की इच्छाओं के अनुसार जनहित में कार्य नहीं करेंगे तो 5 वर्ष के बाद जनता फिर उनको वोट नहीं देगी और दोबारा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ेगा। तो एक तो इस भय से वो अच्छा कार्य करते हैं। दूसरा क्या होता है कि देखो, हमने बताया ना कि जो चुनाव होते हैं उसमें कई राजनीतिक पार्टियां होती हैं, बहुत से दल होते हैं ना। जैसे हमारे यहाँ पर है भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, हमारे हरियाणा में इनेलो है, जजपा है, अन्य और भी पार्टियां होती हैं। तो ये सभी जो पार्टियां होती हैं, तो सरकार तो एक पार्टी की बनी, एक की बनी बहुमत से, या फिर 2 या 3 पार्टियों की गठबंधन की सरकार बनती है। जब एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो जाता तो बहुमत गठबंधन की सरकार बनती है। तो जो अन्य पार्टियों के नेता जो जीतकर विधानसभा में जाते हैं या वहां पर लोकसभा में जाते हैं केंद्र में, तो अन्य पार्टियों के नेता जो जीतकर वहां जाते हैं वे वहां पर विपक्ष में बैठते हैं। सत्ता पक्ष में तो कौन सी पार्टी होती है? जो सरकार बनाती है। विपक्ष कौन सा होता है? जो जिन पार्टियों के उम्मीदवार अपने क्षेत्र से जीत जाते हैं परंतु उनकी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, तो वे क्या करते हैं? जैसे विपक्ष में बैठते हैं। तो ये विपक्ष के नेता क्या करते हैं? ये अगर सरकार जनता से वादे करती है कि अगर हम चुनाव में जीते तो किसानों को जैसे बिजली देंगे, पूरी दिन में 24 घंटे की बिजली देंगे या 8 घंटे 10 घंटे वो निश्चित करते हैं इतनी बिजली देंगे, किसानों को फसल का उचित मूल्य देंगे, किसानों को उचित सब्सिडी दी जाएगी और विद्यार्थियों को भी जैसे कुछ निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, अन्य सुविधा दी जाएगी। और मानो जीतने के बाद अगर वे अपने इन वादों से मुकर जाते हैं तो जनता क्या करती है? जनता आंदोलन का सहारा लेती है। यदि जनता की मांगों की तरफ सरकार ध्यान नहीं देते तो जनता उस पर कैसे दबाव बनाती है? आंदोलन का सहारा लेती है। हम जैसे आंदोलन करते हैं, नारेबाजी करते हैं, धरना देते हैं, जुलूस निकालते हैं, तो इस प्रकार से। और विपक्ष पार्टी जो होती है वो भी जनता का साथ देती है। तो इस प्रकार से जनता सरकार पर अपना दबाव बनाती है, उनको निरंकुश नहीं होने देती, मनमानी नहीं करने देती। एक तो उन पर यह भय रहता है कि अगर 5 वर्ष के बाद में अगर अच्छा काम नहीं करोगे तो 5 वर्ष के बाद चुनाव होंगे तो जनता तुम्हें फिर वोट नहीं देगी। तो इस भय से भी काम करते हैं। और फिर भी अगर वो नहीं करते तो जनता उन पर दबाव बनाती है। दबाव कैसे बनाती है? आंदोलन करके, रैली जैसे करती है, जुलूस निकालती है, धरने देती है, नारेबाजी करती है, हड़तालें करती है। तो इस प्रकार से सरकार पर अपना दबाव बनाती है। तो ये पढ़ा हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था। हमारा पाठ क्या था? जैसे यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार के तत्व। तो लोकतांत्रिक सरकार के कौन कौन से तत्व होते हैं, इन बातों को हमने यहाँ पर जाना। और
जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया कि जनता धरने देकर, जुलूस निकालकर, हड़ताल करके सरकार पर अपना दबाव बनाती है, सरकार से अपनी मांगें पूरी करवाती है। तो जनता का साथ जैसे कौन देते हैं? विपक्ष पार्टी जो होती है। इसके साथ साथ मीडिया भी, मीडिया में कौन होते हैं? मीडिया जैसे टीवी पर, टेलीविजन, अखबार, पत्र पत्रिकाओं आदि के माध्यम से भी जनता की इन समस्याओं का सरकार तक पहुंचाया जाता है। इन समस्याओं से सरकार को अवगत करवाया जाता है, क्योंकि इनमें ये जनता की समस्याओं को छापा जाता है कि जनता ने वहां आंदोलन किए, ये करे। देखो, देश के किसी हिस्से में भी ऐसा कुछ होता है तो हमें कैसे पता लगता है कि वहां पर जनता ने क्या किया है? हमें टीवी के माध्यम से ही हम जानते हैं ना, खबरों में या फिर अखबारों में पढ़ते हैं, पत्रिकाओं में। तो ये भी सरकार पर दबाव बनाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जिसमें किसी प्रकार का, हमारे देश में जो संविधान के तहत सभी को समानता के आधार पर, मतलब जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, सभी को समानता के आधार पर मतदान करने का अधिकार है, सभी को समानता के आधार पर ही नौकरियां प्राप्त करने का या अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। तो देखो, जैसे आगे है हमारा टॉपिक विवादों का समाधान। तो जैसे अभी मैंने बताया कि मानो जनता सरकार के विरुद्ध धरने देती है क्योंकि जनता की कोई मांग होती है। मानो मजदूर वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, इनकी कुछ मांगे हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो हड़तालें करेंगे, जुलूस निकालेंगे, धरना देंगे। और अखबारों के जरिए इनमें कि जहां पर हड़ताल करते हैं वहां पर मीडिया वाले पहुंच जाते हैं। हाँ, आपकी क्या समस्याएं, आप क्या चाहते हैं, क्या सरकार ने आपको क्या आश्वासन दिए हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं ना। तो बाद में सरकार को मजबूर होकर उनकी बातें माननी पड़ती हैं और इस प्रकार से ही इन विवादों का समाधान होता है कि सरकार उनकी बातों को मानती है और उनकी मांगे पूरी करके उनकी समस्याओं का समाधान करती है। तो आज इतना ही, आगे का ये टॉपिक हम कल करेंगे। इसको ध्यान से पढ़ें और समझें।